हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम जीओसी का अगला पार्ट करेंगे और कुछ जो भी ये वीडियो में डिस्कस होंगे ना, ये पार्ट्स वो है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, चाहे जेई मेंस में हो चाहे जेई एडवांस्ड में हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स कम फ्रॉम दीज टॉपिक्स, बट जो भी ये टॉपिक्स का बेस है वो डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके चेकआउट करो। जीओसी का फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पर होगा। और सर्च करने के लिए भाई जीओसी स्वप्निल टाटिया टाइप करना आ जाएगा। बट अब ये वाला, तो हम आज क्या डिस्कस करेंगे? द टॉपिक्स आर एसिडिटी, बेसिसिटी और उसके साथ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा, कैसे पता चलेगा वो हम पता करेंगे आज। ओके, तो इतनी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे विथ सम क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे, ताकि थोड़ा सा और मज़ा आए, थोड़ा एक इन डेप्थ नॉलेज मिले उसमें। तो चलो देन लेट्स बिगिन विथ आवर GOC पार्ट 2 टुडे। GOC पार्ट 2 आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक नोटबुक खोलो जिसमें आप नोट्स लिखते हो, एक पेन लो जिससे आप नोट्स लिखते हो और लिखना शुरू करो साथ साथ, ठीक है? तो GOC पार्ट 2, पहला पॉइंट। पहले क्या करें डिस्कस, एरोमेटिसिटी करें या एसिडिटी बेसिसिटी? चलो एसिडिटी बेसिसिटी कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप्स है। तो एसिडिटी, एसिडिटी मतलब क्या? कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा? मतलब आपने इक्विलिब्रियम में तो ये पढ़ रखा होगा कि कोई Ka कांस्टेंट होता है एसिड का। ये होता है कि एसिड कितना डिसोसिएट करता है। लिटरली ये नहीं होता, बट देन इससे हम रिलेट कर सकते हैं। ये एक कांस्टेंट होता है जो इनडायरेक्टली बताता है कि कितना एसिडिक होगा। ओके, तो Ka ये बताता है, बट हमें Ka देते नहीं है क्वेश्चन में, तो कैसे पता चलेगा? और एक और चीज़ इसमें ये भी याद कर लेना कि pKa जो है ना, दैट इज माइनस लॉग बेस 10 Ka। तो अगर सीधा सीधा बात करूँ तो pKa का जो भी रिलेशन होगा वो Ka के एग्जैक्ट उल्टा होगा। तो ये जगह पे बहुत ट्रिक करते हैं कि क्वेश्चन में pKa पूछ लिया और गलती से हमने Ka का ऑर्डर मार्क कर दिया, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये नोट कर लो, पहले तो ये वाला नोट करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे पता करेंगे। तो समझ लो कोई कंपाउंड है E और वो H से लिंक्ड है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये डिसोसिएट करेंगे, हम सिंपली ब्रेक कर देंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करके हम बनाएंगे E माइनस प्लस H प्लस, ठीक है? तो हम क्या चेक करेंगे, E माइनस कितना स्टेबल है इज व्हाट विल चेक। तो सिंपली क्या करेंगे, विल ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, एक H प्लस बना लेंगे, एक E माइनस बना लेंगे और E माइनस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब ज़्यादा स्टेबल मतलब क्या, ध्यान से समझो इस बात को। अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इसका मतलब ये रिएक्शन ज़्यादा स्टेबल की तरफ ही मूव करेगा ना। कोई भी रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन ज़्यादा इसकी तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कि वो H प्लस दे देगा, ये ज़्यादा टेंडेंसी होगी उस कंपाउंड की। तो इसीलिए
ये रिएक्शन जो भी, इसका मतलब कि E माइनस अगर ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इसका मतलब Ka ज़्यादा हुआ, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई, और दैट इज़ ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Pk, जैसे हमने वो लिखा हुआ है, सेम चीज़। तो E माइनस की स्टेबिलिटी चेक करोगे आप। कैसे चेक करोगे? जैसे मैंने बताया है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, लेकिन सबसे पहले VCD चेक करो। उसके बाद व्हाट विल यू चेक? व्हाट विल यू चेक? सोचो क्या बोला था मैंने पिछले वीडियो में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक करोगे, बट किसके लिए? अलोंग द पीरियड ओनली, ग्रुप में नहीं देखोगे, ठीक है। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे, या फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चलता है। ये एक और चीज़ है। और उसके बाद क्या करोगे? अगर ये सारी चीज़ें सेम हो गई तो क्या करोगे? देन यू विल अप्लाई द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। वो क्या है? क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे आप अप्लाई करोगे। और जो ज़्यादा स्टेबल निकलेगा E माइनस, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। बस इतना ही काम करना है हमें इस पूरे में। तो एसिडिटी ये हो गई। अब अगर पूछ लिया कि बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है, तो आपको तो पता ही है कि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा कोई कंपाउंड, उतना वो बेसिक कम होगा। छी छी, बहुत गंदा है। बेसिक उतना कम होगा। तो सिंपली ये कंसेप्ट वापस अप्लाई करो, लेकिन जितना ज़्यादा स्टेबल E माइनस होगा, उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लो पहले इतना नोट डाउन कर लो। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। कर लिया नोट डाउन? ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया? सी कंसेप्ट बस इतना ही है। पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सब इसी कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट देन बेसिक कंसेप्ट क्या था? स्टेबिलिटी चेक करना। वो स्टेबिलिटी चेक करना आपको अगर आता है तो ये कंसेप्ट और अप्लाई कर दो। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आप झटके में निकाल लोगे पूरा। तो चलो अब 2-4 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, एकदम मस्त मस्त। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, मतलब सिंपल। ओके, तो सबसे पहला सवाल, सी ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H2। मैं हाइड्रोजन हर जगह पे नहीं लिखने वाला। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी वैलेंसी फिल नहीं हुई है वहाँ पर हाइड्रोजन से फिल करो। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, ट्राई करो। जो भी मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ वो हाइड्रोजन के लिए ट्राई करना। ओके, इसमें ये वाला हाइड्रोजन। ओके, अब अगला इसके साथ एक और कंपाउंड, ये वाला हाइड्रोजन। हर एक केस में ये दो के बीच में स्टेबिलिटी चेक करोगे आप E माइनस वाले में, और कंपेयर करो एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम इसमें भी करो। तीसरा सवाल देखते हैं तब तक क्या होता है। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। ट्राई करो अब ये 3 सवाल, फिर हम डिस्कस करते हैं कि
एक्चुअल में सॉल्व कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और फिर बेसिसिटी का एक और कंसेप्ट भी है, वो भी करेंगे। हो गया सॉल्व? ठीक है, चलो देखते हैं। सी अब पहला वाला यहीं पर सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखना। सब हम ब्लू में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सारे ब्लैक में। तो अब बेसिकली जैसे बताया था, निकाल दो एक हाइड्रोजन प्लस, तो आपके पास ये कंपाउंड आएगा पहले वाले का, इसका ये आएगा आपको, और दूसरा ये वाला जो है उसका ये आएगा, है ना। तो अब पहला कंसेप्ट अप्लाई करो वीसीडी का। वीसीडी तो यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं क्योंकि सेम एटम है, वीसीडी नॉट एप्लीकेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड वाला तो काम है ही नहीं, वापस से सेम एटम है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि ये sp है और ये sp2 है, sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला जो है कार्बन नेगेटिव को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज़्यादा अगर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं, सेम नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगी उसकी, तो इसीलिए ये होगा ज़्यादा स्टेबल दैन दिस, बिकॉज वो sp2 है। दोनों को कंपेयर करोगे, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज इजीली होल्ड करेगा दैन दिस, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल। जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक, करेक्ट। तो इसीलिए ये हो गया, सही आ गया, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अब ये वाला सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करते रहो साथ साथ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सारे बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको टेस्ट करेंगे आपने कितना कंसेप्ट समझा है। ये दिया हुआ है सेकंड वाले में, पहला कंपाउंड ये बनेगा अगर वो हाइड्रोजन प्लस निकाल लिया तो, और दूसरा वाला ये बनेगा अगर हाइड्रोजन प्लस निकाल दिया तो अब यहाँ पर नोटिस करो, पहली बात, ये पहला कौन सा रूल है, वीसीडी वाला, सेम एटम है, नॉट एप्लीकेबल, सिंपल। दूसरा रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम एटम वापस से, मतलब वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये वाला कौन सा है, sp2 कार्बन पे है, और ये वाला किस पे, sp3 कार्बन पे है। अब बहुत से लोग सीधे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे गए होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे गए होंगे, तो उनको आ गया होगा ये वाला आंसर, बट एक्चुअल में ये वाला ज़्यादा एसिडिक है ना, बिकॉज ये sp2 कार्बन पे बना रहा है जो ज़्यादा स्टेबल होगा दैन sp3। इसलिए मैंने बोला था कि वो ऑर्डर को पहले अच्छे से देख लो, वो ऑर्डर को अच्छे से दिमाग में रख लो कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो स्टेबिलिटी के ऊपर, तो आपको ये आ जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल है दैन दिस, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा एसिडिक। हो गया, समझ में तो आ गया ना। ये sp2 कार्बन पे बन रहा है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये sp3 कार्बन पे बन रहा है। ओके, अब तीसरा सवाल जो है उसमें हो क्या रहा है, मैं ये 3 सवालों के थ्रू पूरा रिवीजन कर रहा हूँ। पिछले वाले पिछला जो लेक्चर था उसका पूरा रिवीजन हो गया इसमें। तो हाँ, एक हाइपर कॉन्जुगेशन छूट जाएगा बिकॉज कार्बन आयन्स पे वो इफेक्ट होता नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो अब अगर निकाल लो, ये H+ निकाल लो तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर ये H+ निकाल लो, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। अब दोनों सेम एटम, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों sp3, तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखो। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में अगर देखोगे तो ये यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ऐसा रेजोनेंस होगा।
और ये वाला ऐसे जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, दोनों में रेजोनेंस तो होगा ही होगा। तो अब रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, तो अब किस चीज़ से हम डिसाइड करेंगे इस केस में? इंडक्टिव इफेक्ट पकड़ो। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप पकड़ोगे तो ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा इस नेगेटिव चार्ज को, और ये उतना स्टेबलाइज नहीं करेगा, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल। ये ज़्यादा स्टेबल मतलब ये ज़्यादा एसिडिक, ये ज़्यादा एसिडिक मतलब ऐसा होगा आंसर। ठीक है, 3 सवाल थे, तीनों समझ में आ गए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था ये तीनों एग्जाम्पल्स में? वो कंसेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो चलो फिर ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है? ठीक है, चलो फिर अब ये इरेज कर लेते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। सी एग्जाम्पल्स मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ बिकॉज मैं सारे एग्जाम्पल्स सेम नहीं ले रहा हूँ। अगर सेम एग्जाम्पल्स लूँगा तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स लेने से, तो इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जिसमें हर एक में थोड़ा अलग कंसेप्ट लगेगा, मतलब थोड़ा और सोचना पड़ेगा पहले वाले से, और वही सोचना आपको करना है। और ये सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर लिए। ये सब के बाद, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद इधर MS चौहान, अगर आपके पास MS चौहान की किताब है तो वो खोलो, GOC पहला चैप्टर है वो खोलो और सॉल्व करना शुरू कर दो सारे क्वेश्चंस, ओके, एक के बाद एक सारे। मुझे पहली बार जब मैंने सॉल्व किया है, मैंने एक ही बार सॉल्व की है वो पूरी किताब, लेकिन पूरी की है मैंने, बीच में नहीं छोड़ा कुछ भी। तो मुझे उस दिन GOC के लिए लगे थे 6 घंटे, 6 घंटे लिटरली, बिकॉज हाँ दोस्तों के साथ बैठ के कर रहा था, बट फिर भी 6 घंटे लग गए। और लेकिन मैंने पूरे क्वेश्चंस किए, बराबर ध्यान से पूरे क्वेश्चंस किए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट 200 क्वेश्चंस या वैसा कुछ है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हाँ बीच बीच में कुछ मज़े भी थे, लेकिन फिर भी इन दी एंड लग गए थे। टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप सारे क्वेश्चंस करेक्ट करना शुरू कर दोगे अपने मॉक टेस्ट्स में, अपने JEE मेंस में, अपने JEE एडवांस्ड में, तब आपको खुशी मिलेगी और ये जर्नी वर्थ इट होगी। अगर आप MS चौहान से कर रहे हो तो वो सही, नहीं तो अगर आप दूसरी भी कोई किताब से कर रहे हो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो भी किताब पकड़ो स्टार्टिंग से एंड तक सारी करना, ठीक है? ओके, तो अब एसिडिटी हो गया। अब बेसिसिटी का एक कंसेप्ट तो हमने देख लिया कि अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई कंपाउंड की तो बेसिसिटी कम होगी। अब बेसिसिटी का एक और फंडा है जो लुईस बेसिस के टाइप का है, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ नाइट्रोजिनस बेसिस दे देते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो उसके पास होता है एक लोन पेयर, ठीक है? ये लोन पेयर अगर वो किसी एटम को, वेकेंट ऑर्बिटल को अगर वो डोनेट कर सकता है, जैसे बोरॉन हो गया या फिर कोई दूसरा, समझ लो अगर हम ऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हैं ना, तो इन दिस केस कोई कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है? अगर ये लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा बेसिक है अगर ज़्यादा देने की टेंडेंसी है तो हम ये टेंडेंसी कैसे चेक करेंगे? टेंडेंसी चेक करने का बहुत सिंपल सा फंडा है। वापस क्या है वो फंडा? अब अगर वो नाइट्रोजन पे ही रहा ना वो लोन पेयर, परमानेंटली डीलोकलाइज नहीं हुआ किधर भी, और इनफैक्ट ठीक है देखते हैं ऐसी क्वेश्चंस के थ्रू देखें, पहले कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन से कुछ कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस पे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना नाइट्रोजन पे, उतना ज़्यादा ये बेसिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब क्या? लोन पेयर आ गया, फिर कोई ग्रुप है जो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और तो इन सच केसेस
बेसिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर आपके पास है NCH3 CH3 CH3, अब इसके पास एक लोन पेयर तो होगा। अब NCH3 CH3 H NH H CH3। अब 1 2 3 तीनों को देखो, ध्यान से देखो। तो अब क्या दिख रहा है? हर केस में देखो लोन पेयर तो है, बट इन दिस केस प्लस आई इफेक्ट देता है। मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई क्या होता है? प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है टू सम ग्रुप। हर केस में सी with respect to नाइट्रोजन CH3 प्लस आई शोइंग ग्रुप है, बट विथ रेस्पेक्ट टू CH3 जो नाइट्रोजन है वो माइनस आई शोइंग ग्रुप है। तो इट्स ऑल रिलेटिव। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट ये तीनों ग्रुप शो करेंगी, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर दो ही ग्रुप्स देंगी, दो ही मिथाइल ग्रुप्स है और सिर्फ वही देंगे, तो इसीलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा कुछ हद तक, बट इससे कम होगा। और इस केस में तो सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो इसमें भी प्लस आई होगा, बट देन बहुत कम। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें थोड़ी सी कम है, इसमें बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा बेसिक हुआ, और ये इस पे ज़्यादा है दैन दिस, तो इसीलिए ये और ज़्यादा बेसिक है उससे। ठीक है, तो ये होता है बेसिसिटी। इतना नोट डाउन कर लो, एंड देन विल प्रोसीड टू सम एग्जांपल्स व्हिच आई विल बी पिकिंग फ्रॉम MS जॉन वापस से। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। चलो फिर अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम जाएंगे एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, सबको फोड़ देंगे आज। सच में सब इजी इजी कंसेप्ट है, बट इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसी में सब बच्चे फंसते भी हैं। सच में मैंने अपने दोस्तों को देखा है फंसते हुए ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमें नहीं फंसना ऐसे में। सिंपल सिंपल होते, मिस आउट नहीं करना ऐसे चीज़ों पे। इसीलिए मैं दूसरे टॉपिक से पहले GOC लेके आ गया, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, इजी है, मस्त फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इतना हो गया। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है? ठीक है, सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल जो हमने बस अभी अभी टाइप ही डिस्कस किया है, टाइम नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आप जब तक ये ट्राई करो। हाँ चलो, ये बढ़िया है। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में ये 4 कंपाउंड्स गिवन है। ठीक है, ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो। फिर आखिरी वाला एक क्वेश्चन दूंगा विच विल बी बेस्ड ऑन कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। थर्ड क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करो। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट कंसेप्ट से रिलेटेड है, और इससे आपको एक वेग आइडिया आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है।
और बहुत से लोग इसको रट्टा मार लेते हैं। ये सिर्फ यही बताता है कि रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब ट्राई कर लो ये सारे क्वेश्चंस, फिर हम डिस्कस करते हैं आराम से। ट्राई करना ज़रूरी है। आंसर करेक्ट आना कभी ज़रूरी नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर एग्ज़ाम्स। प्रैक्टिस के टाइम पे आंसर आना ज़रूरी नहीं, आपको कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्राई कर लिया। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पास लोन पेयर है ऐसा, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे प्लस आई होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप्स देंगे प्लस आई, इसमें तो सिर्फ एक ही ग्रुप देगा, तो इसीलिए ये आपका आंसर। इसमें 3 ग्रुप्स प्लस आई शो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बहुत है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्यों? बिकॉज इट विल बी अ गुड लोएस्ट बेस, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर ये, फिर ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आ गया। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से मिटा देते हैं। पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कर लिया? चलो फिर अब मिटा लेते हैं। मिटा दो, मिटा दो, पहला क्वेश्चन मिटा दो। ठीक है, मिटा दिया। अब दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे। ये एक लोन पेयर है, हर एक में लोन पेयर है। देखो इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है, इसमें ये है। ओके, तो अब ध्यान से नोटिस करो, पहला वाला जो है उसमें ये लोन पेयर रेजोनेंस में चले जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो रही है। हाँ कि ना? हाँ कि ना बोलो? हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला में तो ये देखो, ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, दो दो प्लस आई। प्लस आई का मतलब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला NCH3, थर्ड वाला, अरे अरे अरे, 3 प्लस आई, 3 प्लस आई। मतलब ये हमें पता चल गया कि ये तो ज़्यादा है इससे, और हमें ये भी पता चल गया कि ये भी इसका बहुत कम है, बिकॉज इसमें तो कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब लास्ट वाला ध्यान से देखो, आपको कंपेयर करना पड़ेगा लास्ट वाले में। और एक और चीज़, पहले लास्ट वाला देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो हमें आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O-। तो ये दोनों है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब नोटिस ये करो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, देन यहाँ पर अगर आप करोगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बट यहाँ पर आ रहा है ऑक्सीजन पे, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब कि लोन पेयर जाना चाहेगा इस रेजोनेंस में, इससे ज़्यादा जाना चाहेगा इसमें, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होगी। तो ये जो फोर्थ कंपाउंड है जिसको हम 4 मार्क कर लेते हैं, वो 4 आएगा इसके पीछे, इसके पीछे, और इसका होगा सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ। आ गया समझ में हो क्या रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा रेजोनेंस के टाइम पे, यहाँ पे कार्बन पे बनेगा।
कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा दैन कार्बन नेगेटिव वाला। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो लोन पेयर जाने की टेंडेंसी होगी ज़्यादा और इसमें लोन पेयर की कंपैरेटिवली होगी कम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर भी यहाँ पर लोन पेयर में ज़्यादा है दैन दिस। तो इसीलिए फोर्थ वाला सबसे कम बेसिक। तो ये होगा आपका ऑर्डर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। फिर हम करते हैं तीसरा सवाल और तीसरे सवाल के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ टॉपिक समाप्त। बस इतना ही है आपको। सी कंसेप्ट बेसिक सा है, H प्लस निकालो, E माइनस बनेगा, E माइनस की स्टेबिलिटी चेक करो बस। और दूसरा लोन पेयर का जो भी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, लुईस बेस अच्छा होगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया ना। अब तीसरा सवाल, तीसरे सवाल से आपको कुछ अनोखी बातें समझ में आएंगी कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है दैन अल्कोहल। ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो ध्यान से देखो और साथ साथ में लिखते चले जाओ। बट पहले समझ लो कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। सिंपल सा फंडा था, हमने डिस्कस किया। H प्लस निकालो, E माइनस बनाओ, E माइनस हमने बना लिया। दूसरे वाले का E माइनस बना लो, क्या आएगा? CO माइनस, ये वाला। इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ पे बनाओगे आप E माइनस? वो दिक्कत है। देखो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, यहाँ पर तो होगा ही नहीं, यहाँ पर होगा लेकिन ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। चेक करो आप, हर एक हाइड्रोजन को निकालो, H प्लस को निकालो, हर जगह पे नेगेटिव चार्ज बनाओ। जहाँ पे आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, वो सबसे ज़्यादा लीविंग की टेंडेंसी होगी। मुझे लगता है कि वो ये होगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का चांस है। ठीक है, अब आखिरी वाला, आखिरी वाला ये रहा। अब इसमें किधर, इसमें किधर, किधर भी बना लो, सेम ही है, किधर से भी निकाल लो। ठीक है, अब नोटिस करो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब स्टेबल, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे। अब इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? VCD नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो sp2 sp3 वाला वो भी नहीं होगा। किस पे जाओगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे अगर आप जाओगे तो इसका होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर आप देखोगे तो ये बनाएगा ये। रेजोनेंस होने के बाद, रेजोनेंस के बाद ये बनेगा। ओके, तो अगर ये बनेगा रेजोनेंस के बाद तो इसका मतलब कि दोनों, अगर आप नेगेटिव चार्ज को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे रेजोनेंस हाइब्रिड में तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एज इस पे -½ का चार्ज और इस पे -½ का चार्ज। अब देखो कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, O पे -½ ज़्यादा स्टेबल होगा या O पे -1? ऑब्वियसली O पे -½ ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल तो ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा स्टेबल तो ज़्यादा एसिडिक, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है दैन अल्कोहल। ठीक है, समझ आ गया? अब इस पे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे तो ऑक्सीजन पे था ना, ऑक्सीजन पे स्टेबल है, स्टेबल है। व्हेन यू कंपेयर इट विद कार्बन, ऑक्सीजन पे स्टेबल है। अब यहाँ पर उतना स्टेबल नहीं है व्हेन यू कंपेयर इट विद दीज टू, तो अभी ये उतना स्टेबल तो है नहीं। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं लगाना, पहले देखो सी यहाँ पर ऑक्सीजन पे बन रहा है, यहाँ पे कार्बन पे बन रहा है। अगर एटम ही डिफरेंट है तो VCD वाला कंसेप्ट लगेगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगेगा क्योंकि
क्योंकि साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होता अलॉन्ग द पीरियड, इसीलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाओगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा दैन दिस, सिंपल। तो अब ये अगर ज़्यादा ये कम स्टेबल है कार्बन नेगेटिव, तो इसका मतलब ये ऑब्वियसली कम एसिडिक होगा दैन दिस, सिंपल है। तो ये कम एसिडिक होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा अब, क्योंकि इसमें भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो अब नोट क्या करोगे, इसमें सी क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, सोच के देखो, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्या बना के देख लो। सी अगर आप रेजोनेंस कराना चाहोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ओके, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, इस पर लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर को फिर जाना पड़ेगा इधर, जाना पड़ेगा फिर उधर, ऐसा तो बन नहीं सकता, ऐसा नहीं बन सकता। तो अब क्या करें, तो ऐसा तो नहीं बनने वाला, तो क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बॉन्ड टूट जाए, देखो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये अगर यहाँ पर गया और ये वाला बॉन्ड तोड़ दिए हम, ऐसा होगा नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस का चांस नहीं है, रेजोनेंस का चांस नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर रेजोनेंस का चांस ही नहीं है यहाँ पर, तो रेजोनेंस का चांस भी है, तो यहाँ पर जा रहा है वो ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है और ऊपर से रेजोनेंस इफेक्ट भी है, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा दैन दैट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा दैन दिस, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एसिडिक होगा दैन दिस, बस यही आपका ऑर्डर। अब इन दोनों में अगर आपको देखना है तो ये फ्लिप हो जाएगा, मतलब अगर आपको एग्जैक्ट ऑर्डर पता करना है तो इस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस। तो अगर आपका एक्चुअल ऑर्डर निकाले तो आपका ऑर्डर होगा ये, एक्चुअल ऑर्डर मतलब लिटरली जो आएगा एग्जैक्ट ऑर्डर में, तो ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, आ गया समझ में? नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर मैं एरेज करूँगा एंड देन छोटे छोटे कंसेप्ट है, एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी, तो वो डिस्कस कर लेंगे एंड देन आज का सेशन हम वाइंड अप कर लेंगे। और इससे जीओसी हो जाता है, इसके बाद और कुछ है नहीं जीओसी में। जीओसी में बाकी क्या होता है, आइसोमेरिज्म एक कराते हैं। आइसोमेरिज्म आप खुद से अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आइसोमेरिज्म में रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मैंने नोट किया है ना अपने आप को, तो मुझे लगा कि रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है आइसोमेरिज्म के लिए, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया। अब शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत हलवा टॉपिक है ये। एरोमेटिसिटी में एक होता है 4n+2 रूल, ये एक आपको पता होना चाहिए, और पहले कंडीशंस पता होनी चाहिए कि एक कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा। तो एक रेजोनेंस में होने चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप गिन रहे हो ना, रेजोनेंस में होने चाहिए, गिनने वाले इलेक्ट्रॉन्स, गिनने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ये क्या क्यों गिनेंगे वो मैं बताऊंगा, मतलब 4n+2 का कनेक्शन है उससे, तो वो देखेंगे हम। तो पहला कंडीशन ये है
रेजोनेंस में होना चाहिए। बट एक और बड़ा कंडीशन है कि मॉलिक्यूल जो है प्लेनार होना चाहिए। प्लेनार होना चाहिए तो एक ही प्लेन में होने चाहिए सारे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो हम गिनेंगे ना वो सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, वरना आप उसको एरोमेटिक नहीं बोलोगे। ठीक है, ये दो कंडीशंस होते हैं एरोमेटिसिटी के। अब 4n+2 रूल क्या है? 4n+2 रूल ये है कि अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते हो ना वो कंपाउंड में जो इस रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, तो वो एक 4n+2 के फॉर्म में होने चाहिए, जहाँ पर n बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 गोस ऑन। ओके, यानी कि होल नंबर्स, सिंपल लैंग्वेज में होल नंबर्स। तो इस फैशन में होने चाहिए, यानी कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस भी देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 6, 10, 14 गोस ऑन, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल आपको ये पता ही होगा ना, बेंजीन, हमारा प्यारा बेंजीन। देखो ये रहा हमारा प्यारा बेंजीन। अब बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस वाला, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। तो 6 तो आ रहा है इसमें, इधर 2, 6, 10, कोई भी नंबर ये इसमें से मैच कर जाए इसके साथ तो वो एरोमेटिक होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। अगर ये ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोई सवाल नहीं उठता एरोमेटिक का। तो ये एरोमेटिक है। ओके, कुछ और एग्जांपल ले ले। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वाला सी। इसमें क्या हो रहा है? ये भी रेजोनेंस में रहेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ले रहे हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। बस इतना ही है एरोमेटिक के बारे में, सिर्फ इतना ही है। इतने को नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो ये सारी चीज़ें, फिर हम डिस्कस करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी। नोट डाउन करो, चलो नोट डाउन करो फटाक से। हाँ कर लिया, चलो अब हम करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी। चलो इतना तो हो गया। एंटी एरोमेटिसिटी में 4n रूल होता है। अब आपको पता तो है 4n+2 के टाइप का, ये 4n होगा। ये है एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी के भी कंडीशन सेम है। एक है कि रेजोनेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स है, रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉन्स एक तो 4n के बराबर होने चाहिए, एक है वो, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गिन रहे हो वो रेजोनेंस में होने चाहिए। रेजोनेंस, अरे रेजोनेंस में होने चाहिए बस। और दूसरा प्लेनार होना चाहिए, एज यूजुअल प्लेनार होना चाहिए मॉलिक्यूल। अब इसके लिए क्या एग्जाम्पल है आपके पास? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बट ये वेल नोन एग्जाम्पल है, बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है। वैसे तो इसके टाइप का हम एक और बना लेंगे, कौन सी बड़ी दिक्कत है, प्लस प्लस डाल देंगे बस। सी, अब गिनो सी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n रूल, n=1 के लिए। यहाँ पर देखो फिर से 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। एक और दो एग्जाम्पल,
ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले ले, एक और एग्जांपल, ये ले लेते हैं। ये भी बहुत से लोगों ने देख रखा होगा, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो रेजोनेंस में है, और ये भी इसीलिए एंटी एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लेनार तो है। ठीक है, प्लेनार के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते, प्लेनार तो आपको याद रखना पड़ता है कि वो कंपाउंड प्लेनार है या नहीं। एक स्पेसिफिक केस आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, वो प्लेनार नहीं होता, लगता है कि एंटी एरोमेटिक है बट देन होता नहीं है। नॉन एरोमेटिक कौन सा है? जो ये दोनों भी नहीं है, मतलब ना ही एंटी एरोमेटिक है ना ही एरोमेटिक है, वो हमारा निकला नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब क्या नोट करना है, 2 पॉइंट्स और है। जो मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन गया वो सबसे चिल होगा, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एक पॉइंट है ये। दूसरा है जो मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक बन गया वो सबसे गंदा अनस्टेबल होगा, बहुत गंदा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एंटी एरोमेटिक मतलब गंदा अनस्टेबल, एरोमेटिक मतलब ज़्यादा स्टेबल, बस इतना इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो बस सेंटेंस फ्रेम करने में चले गए सारे शब्द। ठीक है, नोट डाउन तो कर ही लिया। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया। चलो अब पहला सवाल 1000 रुपये के लिए, सच में नहीं दूंगा, ऐसे ही बोल रहा था। तो अब पता करो कि जो मैं कंपाउंड दे रहा हूँ ना वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, क्या है। ठीक है, एक है ये, दूसरा तीसरा चौथा ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेंगे। ये वाला सबसे अलग, सबसे हटके है। ठीक है, डबल बॉन्ड ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो फिर अब देखते हैं। पहले इसमें लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो गिनना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। हमने क्या ये नोट किया कि ये प्लेनार है, ये प्लेनार ही है। ठीक है, याद रख लो ये प्लेनार होता है। इनफैक्ट मैक्सिमम कंपाउंड्स जो आपको आएंगे वो प्लेनार ही होंगे। जो नॉन प्लेनार है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब ये प्लेनार है, ये कंपाउंड प्लेनार है, बट क्या आपने चेक किया कि ये रेजोनेंस करेगा या नहीं? सारे इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में,
चेक कर लो आप, सारे इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में। अब अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या होगा, ये 2 जाएंगे, ये रिंग में तो हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे, मतलब जो रिंग में होंगे, तो इसीलिए ये भी एरोमेटिक है, रिंग में होने चाहिए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक है। अब ये वाला देखो, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। चौथा वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। ये गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है जो मैंने दिया है ये नॉन प्लेनर होता है, तो इसीलिए ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं होता, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। क्यों ये नॉन प्लेनर होता है, कुछ बॉन्ड रिपल्शन वगैरह होता है, तो इसीलिए एक प्लेन में ये फंसता नहीं है, तो इन दी एंड इन दी एंड इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, और एक बॉन्ड आना चाहिए वो इधर है, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये नॉन प्लेनर है, ठीक है, इसको बकेट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये तो कहीं से भी मुझे रेजोनेंस टाइप तो लग रहा नहीं है, ये आप सोच रहे होगे, बट होता क्या है, अगर एरोमेटिक बन रहा है ना कोई कंपाउंड, तो वो अपना बॉन्ड तोड़ने के लिए भी राजी होता है, ठीक है, लेकिन वो बॉन्ड सिर्फ उसी केस में तोड़ेगा अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक बने, अरे डबल ए नहीं लिखता हूँ, डबल ए एंटी एरोमेटिक के लिए यूज़ करेंगे, अगर दोनों रिंग्स एरोमेटिक है तो वो बॉन्ड टूटेगा, वरना अगर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है तो वो बॉन्ड टूटेगा। लेकिन अगर बाई चांस कोई भी एक एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है तो बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए कभी नहीं टूटेगा। बट इन दिस केस हर केस में तोड़ के देखना कि क्या बन रहा है, एक प्लस एक माइनस बनेगा अगर आप तोड़ोगे तो। अभी हमने देखा, हमने एरोमेटिक वाले एग्जाम्पल में देखा था ये वाला, और अभी जस्ट हमने ये देखा कि ये भी एरोमेटिक है, इसलिए ये दोनों एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको उल्टे तरीके से तोड़ते, अगर उल्टा तोड़ते हम, तो क्या हो जाता, हमने जैसा प्लस माइनस अभी तोड़ा है ना, उसके हिसाब से हमें दोनों आ रहे हैं एरोमेटिक, लेकिन अगर हम उल्टा तोड़ देते ना तो दिक्कत होती। एक तो ये वाली रिंग भी एंटी एरोमेटिक बन रही है, ये वाली भी एंटी एरोमेटिक बन रही है, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो इस केस में तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, टूटेगा तो सिर्फ इस केस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सब पहले नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे और क्वेश्चंस है MS चौहान में और कई दूसरी जगह पे भी है, कोई बहुत आजकल रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो ख़त्म, आपके पास सारे रिसोर्सेज है अवेलेबल, ओके। तो बस फिर आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, लेट्स एंड दिस सेशन हियर। एंड जाने से पहले अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो पहले लाइक दबा देना, और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं GOC के कुछ अनोखे अच्छे सवाल डाल दूं, तो वी एम दिस वीडियो फॉर 15 लाइक्स क्रॉस करते ही आई विल पुट सम गुड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आई विल पुट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे उनके पास भी नॉलेज आएगी। बहुत सिंपल सा फंडा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। और बस इसी के साथ विल एंड दिस। बट हाँ, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, सबसे ज़्यादा स्टे हैप्पी। अगर आपकी खुशी किसी चीज़ में नहीं है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको खुशी मिलेगी इस पाथ में, तो इट्स फाइन टू सैक्रिफाइस हैप्पीनेस फॉर सम टाइम, क्योंकि कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा सैक्रिफाइस। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप सैक्रिफाइस कर दो। और आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का है, बट ठीक है, चलो। स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।